हाय गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेज एकेडमी। आज हमारा टॉपिक होगा मानव स्वास्थ्य के बारे में। लास्ट लेक्चर हमने लिया था, उसमें बताया गया था कि भोजन के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो हमारा भोजन का जो पार्ट था वो हमने पूरा किया, जिसमें आए थे हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, जो खनिज लवण है, मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा टॉपिक आता है कि मानव स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेल्थ को कैसे सही रखा जाए, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पानी जो हम पीते हैं, और हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी का हम सही उपयोग किया जाए, पानी अच्छा पानी पिए तो उससे हो सकता है हम स्वस्थ रहे। अगर बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि गंदा पानी यूज करने से भी लोग बीमार होते हैं। तो हम ये आज पानी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर मानव स्वास्थ्य के क्या क्या, पानी से क्या क्या हमें नुकसान होता है, अगर गंदा पानी पीते हैं तो नुकसान क्या होता है, क्या बीमारियां होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर रोग बीमारियां जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मानव स्वास्थ्य। उसके अंदर हम लेंगे पानी, यानी पानी पीने योग्य या गंदा पानी, है ना, दूषित पानी के या हमारे पीने योग्य पानी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पीने योग्य पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ऐसा कौन सा पानी है जिसको हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते, ठीक है ना, ऐसा पानी के बारे में। तो हमने पीने योग्य पानी के बारे में जानते हैं। तो जल के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी जो पीते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जिसे हम आंखों से तो नहीं देख सकते, बट होते जीव हैं जो क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। ऐसे जीव अंदर नहीं होने चाहिए। प्रोटोजोआ हुआ, फंगाई हुआ, शैवाल हुआ, ऐसे बहुत से जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वायरस वगैरह। तो ये क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। फिर हमारे को ध्यान रखना है कि जल का जो पीएच होता है, पीएच मतलब हम जानते हैं पीएच, हर किसी का पीएच होता है, फिक्स निर्धारित हाइड्रोपोटेंशियल होता है जिसको पीएच कहते हैं। उसका पीएच होता है वो संतुलित होना चाहिए। जो मतलब पीएच हमारे जो पानी पीते हैं वो पीने लायक पानी तभी होगा जिसके अंदर पीएच होगा वो संतुलित होगा। संतुलित का मतलब पीएच उदासीन होना चाहिए। पीएच होता है, क्या होता है कि 7 एक मेजरिंग कर रखा है, जो 7 पॉइंट होता है वो उदासीन होता है। 7 नंबर पर होता है उदासीन, यानी 1 से लेकर आज 7 तक जाएंगे तो धीरे धीरे जब 1 से आगे बढ़ते हैं तो ये अम्लीयता घटती है, ठीक है। और जब 7 से आगे बढ़ते हैं 14 तक, 14 तक जाते हैं, 14 तक जाते हैं, तब हमारी क्षारीयता बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पीने योग्य पानी है न तो अम्लीय होना चाहिए न ही क्षारीय होना चाहिए, तो कैसा, उदासीन होना चाहिए। यानी पीएच होती है वो 7 के आसपास में ही होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम पानी पी सकते हैं। जो हमारी पानी पीने योग्य है वो उसकी पीएच होती है वो संतुलित पीएच होनी चाहिए। फिर हमारा होता है कि जल में पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए। जो हम पानी पी रहे हैं उस पानी के अंदर ऑक्सीजन जरूरी है। और ऑक्सीजन कैसे होती है, कोई गैस के रूप में नहीं होती है। ऑक्सीजन वो गैस होती है, वो घुली हुई होती है पानी के अंदर। ऑक्सीजन डिजॉल्व रूप में या घुली हुई ऑक्सीजन हमें मिलती है। ये हमने देखा पानी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब कहते हैं कि मतलब पानी हमारे लिए, देखो एक बात आप जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि हम जहां पर भी देखते हैं कि नहाने में, चलने उठते बैठते पानी का यूज करते रहते हैं ना, पीते हैं, ठीक है। अब जानते हैं पानी का कितना यूज होता है। चलिए अब देखते हैं कि दूषित जल है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर गंदा पानी यूज करेंगे तो हमारे ऊपर क्या क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे। उसके प्रभाव कई प्रकार के पड़ सकते हैं हमारे ऊपर उसके प्रभाव बहुत से पड़ सकते हैं। यानी बीमारियां पैदा करने, उसका महत्वपूर्ण काम होगा कि हमारे जो गंदा पानी अगर यूज करेंगे तो हमें
बीमारियां पैदा करेंगे या बीमारियां हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब बीमारियां कैसे कैसे हो सकती है, जैसे कि संक्रमित बीमारियां होती है, हैजा हुई, पेचिस हुआ, ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती है। ये किससे हुई? ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, शैवाल, ये मैं बोल रहा हूं ना, ये इन्हीं से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बाकी हम खुली आंख से नहीं देख सकते। तो उनसे फैलने वाली बीमारियां होती है। ठीक है, ये हमारे गंदे पानी की वजह से होता है। और भी होते हैं कि गंदे पानी से कई संक्रामक रोग भी फैलते हैं। संक्रामक रोग मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ये कोरोना कैसे फैलता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति, मतलब ये क्या संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को हम क्या कहेंगे? संक्रामक। किसी, जैसे कि क्या हुआ, मान लिया किसी को खांसी आ रही है, या किसी ने कोई खांसी आ रही है, जुकाम सा है, तो क्या होता है कि आई ड्रॉप्स गिरती है, जो पानी की बूंदे अगर मुंह से गिर जाती है, तो उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये मतलब जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, एक के शरीर, उस शरीर से दूसरे शरीर में अगर जाते हैं तो उसको क्या करेगा? बीमार करेगा। तो ये बीमारी कौन सी हो जाएगी? संक्रामक बीमारी। फिर आता है हमारे, हम जानते हैं कि ये तो संक्रामक बीमारी होगी, तो ऐसी बीमारियां हमारे अंदर पैदा करती है। और भी हम देखने को मिलता है कि ये तो संक्रामक बीमारी, जैसे कि ये तो कोरोना जैसी बीमारी। ठीक है, और भी मलेरिया तो नहीं कह सकते मलेरिया, क्योंकि वो हमें, मलेरिया किससे होता है कि मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, और हम देखते हैं जुकाम होता है जो राइनो वायरस से होता है। जो हम सर्दी जुकाम आते हैं, ये नॉर्मली होता है जो राइनो वायरस से होता है। अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये एक इसका अपडेटेड वर्जन है। मतलब कह सकते हैं कि कोरोना वायरस कैसे, किससे निकला है? ये हमारे राइनो वायरस से ही उत्पन्न हुआ है। कोरोना वायरस पहली बार ये नहीं आया है, इसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर रखे हैं, मतलब वैज्ञानिकों ने पहले इसके बारे में बता चुके हैं कि कोरोना वायरस भी होता है। अब सामने आया है कि कोरोना वायरस ऐसा भयंकर वायरस है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं हमारे कि गंदा पानी यूज करने से और क्या क्या होता है। गंदा पानी यूज करने से, एक बार आपको बताएं कि राजस्थान के अंदर इसकी बहुत बड़ी समस्या हो रखी थी। मतलब राजस्थान के अंदर एक बीमारी हुआ करती थी, नारू रोग या बाला रोग के नाम से उसे जानते थे। उस रोग से बहुत से लोग बहुत परेशान थे, राजस्थान वाले लोग बहुत से परेशान थे। अब फिर क्या होता है, ये रोग वैसे किससे फैलता है? पहले तो ये देखो, तो ये रोग फैलता है ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस, ये इसका रोग जनक है। मतलब ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस ये रोग जनक है, जिससे क्या होता है, ये बीमारी फैलती है। कौन सी? नारू रोग जिसे बोलते हैं, या बाला रोग, किसको भी कैसे भी बोलो, चाहे नारू रोग बोलो या बाला रोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारू रोग का रोग जनक बताइए, तो आप लिख के आएंगे ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस। ठीक है, ये तो हो गया हमारे। नारू रोग को मिटाने के लिए एक हमने ये कार्यक्रम लगाया था, नारू उन्मूलन कार्यक्रम, ये आपकी बुक के अंदर है। ठीक है, वो 2002 के बाद में, या सन 2000 के बाद में हमारे सामने कोई केस नहीं आया। यानी नारू रोग होने वाली कोई एक बीमारी है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। नारू रोग से आज अब 2000 के बाद में हमारे सामने कोई केस नहीं आया। ठीक है, राजस्थान के अंदर तो हमें देखने को मिला कि गंदे पानी से ये बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियां होती है। ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस एक जीव है, ठीक है, सूक्ष्म एक जीव है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। वो एक बीमारी पैदा करता है, ठीक है, वो बीमारी पैदा करता है। उसे पांवों में ज्यादातर, मतलब पांव होते हैं ना, उसके अंदर वो ज्यादातर ये ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस घाव करता है, जिससे बीमारियां होती है। ये हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पानी में रहते हैं, उनके अंदर ये फैलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि 2000 के बाद में हमारे पास केस नहीं आया है, तो हम मानते हैं कि ये लगभग हमें खत्म ही हो चुका है। ठीक है, फिर भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। पानी पीते वक्त पानी को उबाल कर पीना चाहिए, गंदा पानी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। इससे होगा क्या
कि हम मतलब स्वस्थ रह सकते, बॉडी हमारी शरीर है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कहा और भी क्या होता है कि संक्रामक रोग आपको बता दिया, नारू रोग के बारे में बता। ठीक है, ये यहाँ पे अपना इतना ही बहुत सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे टॉपिक आता है मोटापा। आगे टॉपिक आता है हमारा मोटापा। उसके मोटापे के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है कि ज्यादा मोटापा होता है तो हमारे क्या होता है कि जितनी हमारी एज होती है, होनी चाहिए, ठीक है, जितनी एज होती है, एज कम हो सकती है। जितनी हमारी संभावित एज है, उम्र है, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, संभावित उम्र कम हो सकती है। और हमने देखा कि इसका जो मोटापा हम किसको कहेंगे, क्या नॉर्मल मोटापा, कोई थोड़ा सा पेट निकला हुआ उसको भी क्या मोटापा कहेंगे, बिल्कुल नहीं। मोटापा को एक नापने का मेजरमेंट है, यूनिट है, तो उसको मापने का यूनिट बोलता है कि शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। तो हम इसको कहते हैं इंग्लिश में बोले तो बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास एक यूनिट होगी जिसको नापने का, मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। ठीक है, तो देखिए क्या आप डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं, मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। इसमें ये इस इंडेक्स के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर क्या क्या है, किसका अनुपात, मानव का भार, यानी एक मनुष्य का भार और उसके लंबाई का अनुपात लिया जाता है, उसी को इससे क्या किया जाता है, मेजरिंग किया जाता है। मोटापा उससे पता लगाया जा सकता है कि इसमें मोटापा है या नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा व्यक्ति हो और वो हाइट कम हो और साइड में ज्यादा निकल जाए, उसको मोटापा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसको कैसे कहते हैं कि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है, ये यहां से लेकर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर, ये बीचों बीच में इसका मान रखा गया है। ठीक है, बॉडी इंडेक्स के अंदर, बॉडी मास इंडेक्स का कितनी वैल्यू रखी गई है, 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेके 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच में रखा गया। इसके बीच में अगर है तो वो हो गया नॉर्मल सा। अगर 30 से अबव है, 30 किलोग्राम से और 30 किलोग्राम पर मीटर, 1 मीटर के अंदर 30 किलोग्राम आ रहा है, तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर क्या है, मोटापा। मतलब ये क्या बता रहा है, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये क्या बताता है कि 1 पर मीटर 30 किलोग्राम, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में आता है मोटापा से क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां होती है। हमें मोटापा होता है तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि आपको पता है कि हार्ट अटैक आता है, ये सबसे ज्यादा केस उन्हीं में देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े मोटे मोटे व्यक्ति होते हैं उन्हीं के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि मतलब ये है कि मोटापा हुआ तो उसमें क्या होगा, चर्बी बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों के अंदर जमा हो जाता है। धमनियां और शिराएं क्या होती है वो आप धीरे धीरे आगे फोटो दिखाएंगे, जिसमें एनिमेशन दिखेगा तब समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो खून लेके चलती है वो धमनियां और शिराओं में खून चलता है। ठीक है, तो हमने कहा कि धमनियों के अंदर हमारे ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। अगर हमारी धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो हमारा खून चल नहीं पाएगा, और जब खून चल नहीं पाएगा, प्रवाह नहीं कर पाएगा, तो खून रुक जाएगा, तो क्या हमारी डेथ हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल एक धमनी है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी धमनी। ठीक है, ये हमारे हृदय के अंदर होती है। जो कोरोनरी धमनी होती है वो हृदय के अंदर होती है। हृदय के अंदर वो कोरोनरी धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जब यह आप देखिए कि एक पाइप, मान लीजिए एक पाइप के अंदर की ओर कुछ जमा हो जाए, पाइप के अंदर की ओर कुछ जमा हो जाए तो उस पाइप की गुहा है वो सिकुड़ जाएगी, और जब पाइप की गुहा है सिकुड़ जाएगी तो उसमें से पानी बहना कम बह पाएगा, या प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है प्रेशर ज्यादा लगे तो जो लास्ट में धमनियां हैं, इसके पीछे की धमनियां हैं, वो फट सकती है। दूसरा केस ये होगा कि जो आगे पानी जा रहा है, ठीक है, एक हम पानी के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, बाकी होता रियल में है जहां ब्लड चलता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बता दिया जाए। आगे देखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा
कि हमारे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और भी बहुत से केसेस हमारे को देखने को मिलते हैं कि मोटापा हुआ तो क्या हो सकता है, हृदय रोग तो बढ़ ही गया, पर ये हमारे डायबिटीज होने की भी संभावना ज्यादा हो जाती है। जब मोटापा बढ़ता है तो डायबिटीज होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और एक निद्रा रोग, जिसे निद्राकालीन रोग भी बोलते हैं, वो भी बढ़ जाता है। उसमें भी हमें सामने देखने को मिलता है कि जो मोटा व्यक्ति होता है उसको आलस्य बहुत आता है, वो काम नहीं कर पाता है ना, ये भी हम जानते हैं। और हमारे को देखने को मिलता है कि जो श्वसन तंत्र की जो भी बीमारियां होती है वो भी होने की संभावना बढ़ती है। ये आप अपनी बुक में देख पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक आता है रक्तचाप, जिसे हम बीपी कहते हैं, जिसे हम बीपी कहेंगे। हम रक्तचाप को क्या कहते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम क्या कहेंगे कि हमारे अंदर, एक इंसान के अंदर ब्लड चलता रहता है, वो कैसे एक प्रेशर के रूप में चलता है। एक फिक्स प्रेशर होता है, दबाव लगता है, हमारा ब्लड चलता है उसमें दबाव लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, बीपी। बीपी नापने का एक उपकरण होता है जो आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम है स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है क्या, स्फेग्नोमेनोमीटर। ये स्फेग्नोमेनोमीटर एक डॉक्टर के पास में आपने देखा होगा, जब भी आप बीपी को मेजरमेंट करवाते हैं या बीपी नापते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीपी नापते हैं। तो क्या करते हैं, हाथ के अंदर बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट से आपको क्या एक पाइप निकला होता है, और एक पाइप होता है जो डॉक्टर क्या करता है, प्रेस करने का काम करता है। प्रेशर वो प्रेस लगाता है, जिससे क्या होता है कि ये स्फेग्नोमेनोमीटर है, जो जैसे आप प्रेस करते हैं यहाँ से हवा जाती है, वो मरकरी लगा हुआ है, मरकरी का पारा लगा हुआ है, सामने आप डॉक्टर देखता है, तो उसमें क्या एक पॉइंट लगा रखे हैं जिसमें आपको मेजरिंग नंबर लगा रखे हैं। ठीक है, वो डॉक्टर देखते हैं कि कितना प्रेशर लगाया जाए कि हमारे जो यहाँ पे आर्टरीज यानी धमनियां या शिरा, उनका ब्लड चलना रुक जाए। वो कैसे, वो सुनाई कैसे देते हैं, वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप कान में डालते हैं और उससे यहाँ पे रखते हैं और उससे पता लगाते हैं कि अब क्या ब्लड चल रहा है या नहीं चल रहा, पता लगा देते हैं। ठीक है, तो ये स्फेग्नोमेनोमीटर से हम ब्लड नाप सकते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर है वो नाप सकते हैं। एक सामान्य इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो हमारे होता है 120/80 mm/Hg। मतलब क्या है, 120 यानी 120, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब दो हम ब्लड प्रेशर को कैसे नापेंगे कि एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। आप ध्यान से सुनना, मतलब ये है कि सिस्टोलिक होगा और एक डायस्टोलिक होगा। जो सिस्टोलिक होता है उसको हम कहते हैं 120। ये क्या करता है, सिस्टोलिक का मतलब जो धमनियों के अंदर जो प्रेशर बताते हैं वो 120 होता है। एक बार आप और ध्यान से सुनो कि धमनियां और शिराएं के बारे में देखो। धमनियां होती है, दो ही पाइप है, दोनों ही पाइप है, जहां जिसका नाम हमने अलग अलग दे रखा है, एक का धमनी दे रखा है, एक का नाम शिराएं दे रखा है। धमनी हम उसको कहेंगे जिसकी गुहा होगी, जो मतलब पाइप के अंदर का जो भाग होता है जो हमें देखने को मिलता है जिससे पानी चलता है, वो सिकुड़ी हुई होगी। ठीक है, वो छोटी होगी। और जो शिराएं होती है उसकी जो गुहा होती है वो थोड़ी मोटी सी होती है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से सुनो कि एक पाइप पतला पाइप है जिसकी गुहा पतली है, उसमें से पानी जा रहा है तो तेज पानी चलेगा, पानी की धार होगी वो ज्यादा दूरी तक जाएगी, ये आप जानते हैं। और एक मोटा पाइप है, ठीक है, एक ऐसा करो कि एक नली को ले लो, एक पतली नली एक मोटी नली, दोनों नलियों को देखो। एक नली से प्रेशर चल रहा है, पानी चल रहा है, तो एक नली का पानी का प्रेशर ज्यादा दूर तक जाता है, और एक जो मोटी नली है उसका प्रेशर कम दूर तक जाता है। कारण क्या है कि जो पतली नली है उसका प्रेशर दूर इसलिए जा रहा है कि वो नली का पतली है, इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा दूर तक जा रहा है। और जब मोटी नली है उसका प्रेशर कम दूर तक जा रहा है क्योंकि वो मोटी है। तो हमारे धमनियां होती है वो पतली होती है, अंदर से उसकी गुहा होती है वो छिकुड़ी हुई होती है और साइज मोटी होती है। ठीक है,
आपको दिख रही है फोटो में, ठीक है ना, आप फोटो में देख पाएंगे कि धमनियों का शेप और सिराओं का शेप आपको दिख रहा। तो इसमें हुआ क्या कि धमनियों का शेप अंदर से पतला होने की वजह से बाहर से मोटी है, ठीक है, तो ये प्रेशर ज्यादा लगाती है। और सिराओं के अंदर क्या होता है कि ये चौड़ी होने की वजह से इनके ऊपर प्रेशर कम लगता है। तो 80 है, जो 80 है वो सिराओं का प्रेशर है, जो 120 है वो हमारे धमनियों का प्रेशर है। समझ के अब देखते हैं कि अब पीछे यूनिट दे रखी है, इकाई बता रखी है कि mm ऑफ Hg, ठीक है। mm ऑफ Hg क्यों लिखा? क्योंकि ये बता रखा है कि mm है मिलीमीटर, mm का मतलब है मिलीमीटर, ऑफ यानी का, Hg यानी Hg हमारे मरकरी को बताता है। Hg किसको? मरकरी को बताता है। mm ऑफ Hg यानी मरकरी का mm ऑफ, ठीक है, mm है मिलीमीटर। जो हम डॉक्टर नापते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर से, जो बीपी, वो उपकरण जिस नाम है स्पेग्नोमैनोमीटर, उसके अंदर जो पारा लगा होता है जिसको बोलते हैं मरकरी, हिंदी में पारा, इंग्लिश में बोले तो मरकरी, ठीक है। ये हमारा एक तत्व है, एक एलिमेंट्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि हमने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर बीपी कितनी होती है, 120 से लेकर हमारा 120/80 mm ऑफ Hg, ये होती है नॉर्मल बीपी। अब हमारा टॉपिक बनता है कि एक तो अगर ये नॉर्मल बीपी है तो किसी किसी में हो सकता है कि बीपी ज्यादा हो, किसी किसी में हो सकता है बीपी कम हो। तो हमारे दो टॉपिक बनेंगे कि लो बीपी या निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप। तो कह सकते हैं कि लो बीपी एंड हाई बीपी, दो टॉपिक और बन जाएंगे। तो लो बीपी किसको कहेंगे? लो बीपी हम उसको कहेंगे, हमने नॉर्मल बीपी बताई तो 120 से 80, 120/80 है ना, 120/80, तो ये तो होगी नॉर्मल बीपी। अब हमारी जब अगर 90/60 पे आ जाए, 90/70 पे आ जाए या 60 पे आ जाए, 70 भी लगभग कम बराबर मानी जाती है, पर अगर 90/60 आ जाए तो यह बीपी लो है। इस वक्त व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इतनी बीपी अगर कम हो जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ये बीपी हमारी कितनी होती है? बहुत कम हो जाती है। हम देखते हैं कि बीपी कम होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ब्लड चल रहा है वो चलना कम हो गया। तो बताइए कि जो हमारे ब्रेन है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हम ब्रेन है वो हमारे इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, किडनी है वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन के पास में, ब्रेन के पास में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो क्या करेगा? अपना काम करना बंद कर देगा। जब ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो वो व्यक्ति कोमा में आ सकता है, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है, व्यक्ति कोमा में आ गया, ऐसी वर्ड बहुत बार सुने होंगे। तो ये क्या है? कोमा में आना क्या है? कोमा में आने का मतलब ये है कि उसका ब्रेन जिंदा है, मतलब ब्रेन ऐसा है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बेहोश हो रखा है। आपने सुना होगा कि बेहोश हो गया। वो बेहोश क्यों हुआ? चक्कर आ गई, क्यों? कारण यह है कि उसकी ब्रेन को ऑक्सीजन कम हो गया, कम मिल रही है तो उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। तो ये तो बीपी का कम हो गया, कम होने की वजह से। और जब कम हो जाती है तो हमें बीमारियां भी पैदा हो जाती है, बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती है, ठीक है। ये टॉपिक था हमारे निम्न बीपी का। कम बीपी हो गई तो मैंने बताया कि लो बीपी हम किसको कहेंगे? जिसकी बीपी मतलब ब्लड प्रेशर होगा 90/60 mm ऑफ Hg हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? लो बीपी। अब दूसरा टॉपिक हमारा होता है कि हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप। तो हम उच्च रक्तचाप किसको कहेंगे? कि बीपी हमारी हाई हो जाती है। जैसे नॉर्मल मैंने बीपी बताई कि 120/80 mm ऑफ Hg, ये तो होती है नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए 130, 140/100, 100, 101, 110 इतनी बीपी हो जाए, यानी 120 से लेकर 140 और 80 से 100 तक पहुंच जाए तो हम उसको क्या कहेंगे?
हाई बीपी यानी बीपी बढ़ गई है। तो बीपी जब बढ़ जाती है तो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान होता है। जब कम होती है तब भी नुकसान होता है और जब ज्यादा होती है तब भी नुकसान होता है। तो इस बीपी को कैसे मेंटेनेंस किया जाए, यानी कैसे संतुलित किया जाए, बीपी को हम कैसे संतुलित करें, उसके लिए हमें जो खाना जो खाते हैं या पानी जो पीते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर फिक्स मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट होना चाहिए। यानी कहते हैं कि प्रोटीन होना चाहिए फिक्स, खनिजों की मात्रा फिक्स होनी चाहिए, या हम जो फाइबर फूड खाने चाहिए, फाइबर फूड मतलब जो सलाद होते हैं ना वो खाने चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों के अंदर हमारे को मिनरल्स यानी खनिज लवण भी मिल जाते हैं, विटामिन भी मिल जाते हैं और प्रोटीन भी मिल जाता है। प्रोटीन के लिए हमें दालों का यूज करना चाहिए। और हमें यह ध्यान रखना है कि पानी हमेशा डेली हमारे को 8 से 10 गिलास या 10 से ज्यादा गिलास ही पानी पीना चाहिए। रेगुलर पानी पीना चाहिए, ठीक है। पानी भी स्वस्थ पीना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्वच्छ ही पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। गंदे पानी से बीमारियां होती है, हमने पढ़ा, ठीक है। और हमें क्या सावधानी रखनी है कि हमें सलाद तो खाना और मिल्क का यूज करना चाहिए, ठीक है। और मांस का कम यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन होता है जिससे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए, हमने आज तो हमारे देखा मानव स्वास्थ्य के बारे में, कल हमारा टॉपिक होगा नशीले पदार्थों के बारे में, बट आज हमारा टॉपिक जो मानव स्वास्थ्य का आपके बुक के अंदर दे रखा है वो यहीं तक है। तो हमें ये सब ध्यान रखना है कि आपको पूछा जाता है कि निम्न ब्लड चाप यानी निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप बताइए, तो आप बीपी के बारे में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना है ना, इसको ध्यान से पढ़ना एक बार, क्योंकि वैसे आपको एनिमेशन से समझ में आ गया होगा, फिर भी आप ध्यान रखना।